गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आज एक खुशखबरी है आपके लिए। खुशखबरी ये है कि हमारा जो कंसंट्रेशन टर्म वाला टॉपिक चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम अपने इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। ये डिस्कस करने के बाद हमारा लास्ट पार्ट बचेगा, पार्ट 3, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, वो इसके बाद पढ़ेंगे हम, है ना। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेन टॉपिक जो है वो सॉल्युबिलिटी और हेनरी लॉ पढ़ने वाले हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस एंड लिक्विड यानी हेनरी लॉ, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन, हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल्स और हेनरी लॉ से थ्योरेटिकल जितने क्वेश्चन आते हैं वो सारे हम आज कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, आज का पहला टॉपिक जो है वो है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। जो आगे सॉल्युबिलिटी पढ़ने वाले हैं वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी समझ लेते हैं इसको। अगर मैं थ्योरेटिकल बात करूँ तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है इन विच दैट सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जितना सॉल्यूट आना था उतना आ चुका है, उससे ज़्यादा सॉल्यूट अब नहीं मिलाया जा सकता, उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, दैट सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, जिसमें अभी पूरी तरीके से सॉल्यूट जो है अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक नहीं मिलाया गया है, उसमें अभी और मिलाया जा सकता है, तो उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ये तो थियोरेटिकल बात होगी, प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। ऐसा मानिए जैसे आप हैं, आप जो हैं, आप घर गए स्कूल से और आपके मनपसंद सब्जी बनी है, घर में डिश जो बनी है आपकी फेवरेट बनी है ना, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप उसको खाने बैठेंगे जब आपकी फेवरेट डिश है तो आप उसको पूरा ठूस के खाएंगे, गला यहाँ तक भर लेंगे, है ना। तो आप पहुँच गए सैचुरेटेड स्टेट में। उसके बाद आपका कोई दोस्त आया और आपसे बोले चलो मोमो खाने चल रहे हैं या बताशे या टिक्की खाने चल रहे हैं, आप जाओगे? नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका पेट पूरा यहाँ तक, पेट क्या गले तक आपने भर लिया है, क्योंकि आपकी फेवरेट डिश बनी थी। हाँ, कुछ चटोरे होते हैं वो इसके बाद भी मोमो खाने जा सकते हैं, वो एक्सेप्शंस हैं, नॉर्मल बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो आप सैचुरेटेड फॉर्म में आ गए, अब आप उससे ज़्यादा कुछ नहीं खा सकते, है ना, यहाँ तक ठूस लिया पूरा। अनसैचुरेटेड क्या है, घर पे गए, घर पे आपकी फेवरेट डिश नहीं बनी है, लौकी बनी है, टिंडे बने, जैसे मुझे टिंडे पसंद नहीं है, टिंडे बने आपके, है ना, तो आप उसको पेट भर के नहीं खा पा रहे, थोड़ा बहुत खा लिया, बस खा लिया, तो आप अभी अनसैचुरेटेड फॉर्म में। अगर आपको कोई और बाहर ले आके कुछ खिलाना चाहे, मोमो, चाट, पकौड़े, तो आप बड़ी आसानी से उसको खा लोगे, है ना, तो आप अनसैचुरेटेड फॉर्म में। अब सोल्यूशन की फॉर्म में समझ लो, जैसे एक गिलास वाटर है, वाटर हमारा सॉल्वेंट है, उसमें मैंने मान लिया अपनी तरफ से कि एक गिलास वाटर में मैक्सिमम 4 स्पून चीनी मिलाई जा सकती है, 4 चम्मच चीनी मिलाई जा सकती है, वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। जैसे ही आप 5वां चम्मच मिलाएंगे, वो चीनी उसमें डिजोल्व नहीं होगी, क्रिस्टल की फॉर्म में बाहर आ जाएगी, है ना, जो नीचे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जमी रहती है, आपने देखा होगा कई बार। तो आपने मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी 4 चम्मच की थी, आपने एक गिलास पानी में 4 चम्मच चीनी घोल दी और एक सोल्यूशन बना दिया, वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी आपने मिला दी, उसमें सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। लेकिन आपने क्या करा, 2 ही चम्मच मिलाया, तो अभी उसमें 2 और मिलाए जा सकते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। एक तीसरा टाइप और होता है जो मैं आपको बता देता हूँ, आपके समझ में आया तो लिख लेना, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन भी होते हैं। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, कैपेसिटी के बराबर मिला दो सैचुरेटेड है, कैपेसिटी से भी ज़्यादा मिला दो तो वो सुपर सैचुरेटेड पहुंच जाएगा। जैसे एक गिलास में 4 चम्मच चीनी मिला सकते थे हम एक गिलास पानी में, तो वो सैचुरेटेड फॉर्म में पहुंच गया। मैंने 5वां भी मिला दिया और 5वां भी डिजोल्व करवा दिया, तब वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। 4 की कैपेसिटी थी, मैंने 5 चम्मच चीनी मिला दी, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। अब सर ये 4 की कैपेसिटी थी, अभी तो आपने कहा कि 5वां चम्मच मिला होगा तो क्रिस्टल की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगी चीनी। तो बच्चों, इसमें टेम्परेचर का रोल आ जाता है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ये याद रखना, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है। तो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, गर्म पानी में जल्दी घुल जाती है चीनी, तो अब 4 चम्मच की जगह 5 चम्मच भी डिजोल्व हो जाएगी, तब वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये होते हैं हमारे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। मैंने आपको समझा दिया, डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, फिर आगे इनकी ज़रूरत पड़ेगी।
तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशन ही हमारे सिलेबस में है, लिक्विड सॉल्यूशंस ही हमारे सिलेबस में है। क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आइडिया। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होते हैं, इन विच सॉल्वेंट इज, पहले बता चुका हूँ दोबारा बता दे रहा हूँ, लिक्विड। ऐसे सभी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड हो, तो वो क्या कहलाते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। और यही हमारे सिलेबस में, हमें सॉलिड सॉल्यूशन नहीं पढ़ लें, गैसेस सॉल्यूशन नहीं पढ़ लें। लिक्विड सॉल्यूशन फर्दर बच्चों कितने टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट तो बच्चों लिक्विड है, लेकिन सॉल्यूट तो कुछ भी हो सकता है ना, तो उस हिसाब से सॉलिड प्लस लिक्विड हो सकता है, या पहले गैस से शुरू करते हैं, गैस प्लस लिक्विड हो सकता है, लिक्विड प्लस लिक्विड हो सकता है, सॉलिड प्लस लिक्विड हो सकता है। एक चीज़ ध्यान दो, पहला वाला सॉल्यूट है, बाद में जो लिखा है वो सॉल्वेंट है। यहाँ पर सॉल्वेंट लिक्विड है, यहाँ पर भी सॉल्वेंट लिक्विड है, यहाँ पर भी सॉल्वेंट लिक्विड है, लेकिन जो सॉल्यूट है बदल रहा है। एक बार सॉल्यूट गैस था, एक बार लिक्विड था, एक बार सॉलिड था, है ना। तो ये तीनों के तीनों जो है, क्योंकि इनमें सॉल्वेंट लिक्विड है, तो ये लिक्विड सोल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएंगे, और यही हमारे सिलेबस का पार्ट है। गैस प्लस लिक्विड का एग्जाम्पल आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक में CO2 मिलाई जाती है। कोल्ड ड्रिंक का एक सोल्यूशन होता है मीठा पानी, जिसको शुगर सिरप बोलते हैं, उसमें CO2 मिलाई, तो लिक्विड प्लस गैस प्लस लिक्विड हो गया। लिक्विड प्लस लिक्विड, अल्कोहल में पानी आपस में मिला दिया। सॉलिड प्लस लिक्विड, चीनी पानी में मिला दो, नमक पानी में मिला दो, सॉलिड प्लस लिक्विड के एग्जाम्पल हो गए ना। तो जब हम गैस प्लस लिक्विड की बात करते हैं, तो इसमें जो सॉल्युबिलिटी है वो हम पढ़ेंगे। इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो हेनरीज लॉ से डिसाइड होती है। गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर कौन से लॉ से डिसाइड होती है बच्चों, हेनरी लॉ से डिसाइड होती है। तो हम यहाँ पर हेनरी लॉ पढ़ेंगे। यहाँ पर लिक्विड प्लस लिक्विड की अगर हम बात करें, तो हम यहाँ पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ। लिक्विड प्लस लिक्विड सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी के लिए क्या पढ़ते हैं, लिक्विड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर डिसाइड करने के लिए राउल्ट्स लॉ आता है फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। और जब सॉल्यूट प्लस लिक्विड की बात करेंगे, तो इसके लिए भी कौन सा लॉ आएगा, राउल्ट्स लॉ आएगा। इसको बोलेंगे फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। लिक्विड सोल्यूशन थे, 3 पार्ट करें। गैस इन लिक्विड हेनरी लॉ से डिसाइड होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी। लिक्विड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट्स वाले लॉ से डिसाइड होगा, और सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स से डिसाइड होती है। अब ये जो वर्ड है वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, ये क्या होते हैं, ये मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स क्या होते हैं। तो ये सब्सटेंस होते हैं बेसिकली, कोई सॉल्यूट तो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। तो सब्सटेंस जो मैं लिख रहा हूँ, ये जनरली मैं, वैसे तो हमें सॉल्यूट ही यहाँ पर बोलना है, लेकिन जनरल वे में हम उसको सब्सटेंस बोलते हैं। जो पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, 2 तरीके के हो सकते हैं, वॉलेटाइल हो सकते हैं, नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल जनरली किनको बोलते हैं, जो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएं, और नॉन वॉलेटाइल किनको बोलते हैं, जो आसानी से वेपर में कन्वर्ट ना हो। तो यहाँ पर अगर और मोर स्पेसिफिक अगर मैं जाऊँ, तो ये कैन फॉर्म वेपर्स ईजीली। अगर वॉलेटाइल है तो वेपर इजीली फॉर्म कर लेगा, कब, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ बच्चों, है ना। हम यहाँ पर वॉलेटिलिटी कहाँ देखते हैं, रूम टेम्परेचर पर देखते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, कैन नॉट फॉर्म वेपर एट रूम टेम्परेचर। बच्चों टेम्परेचर फिक्स करना पड़ेगा, है ना। ऐसा तो हम किसी को भी वेपर में कन्वर्ट करा सकते हैं, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाने पर आ जाएं तो हम लोहे को भी वेपर में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो इसका मतलब लोहा वॉलेटाइल थोड़ी हो गया, आयरन वॉलेटाइल नहीं है, आयरन नॉन वॉलेटाइल है। कैसे डिसाइड किया, रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर आयरन की वेपर्स नहीं बनती हैं, तो वो नॉन वॉलेटाइल की कैटेगरी में आ गया। ऐसे ही मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर का इवेपोरेशन होता है, आप जानते हैं जितने भी लिक्विड्स हैं वो जनरली इवेपोरेट होते हैं। तो सारे लिक्विड रूम टेम्परेचर पर थोड़ा बहुत, कोई ज़्यादा होता है कोई कम होता है, इवेपोरेट तो होते ही हैं। तो वो सारे के सारे वॉलेटाइल की कैटेगरी में आ गए। तो एग्जाम्पल में लिक्विड्स जो हैं वो वॉलेटाइल की कैटेगरी में आ गए, गैसेस तो हुई फिर, है ना। और यहाँ पर एग्जाम्पल में जनरली सॉलिड्स को बोला गया।
तो अगर आप सीधे सीधे कहीं पर वॉलेटाइल वर्ड सुने तो जनरली आप समझ लेना वहाँ लिक्विड की बात हो रही है ना। लिक्विड प्लस लिक्विड सोल्यूशन में मैंने लिखा था वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए, और सॉलिड जहाँ पर सॉल्यूट था उसको क्या बोला था, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बोला था। तो कहीं बार भी नॉन वॉलेटाइल वर्ड दिखे समझ लो सॉलिड बोल रहा है वो, वॉलेटाइल वर्ड दिखे समझ लो लिक्विड या गैस की बात कर रहा है। ये हमारे वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल जो आगे टर्म यूज होने आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर जो कि है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी अगर हम थियोरेटिकल बात करें, डेफिनेशन जो आपको एक नंबर में पूछी जा सकती है, जनरली नहीं पूछते हैं, सुन लो। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पर हो गया बच्चों फिक्स्ड। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या कर दो, फिक्स कर दो। मान लो मैंने 1 लीटर सॉल्वेंट ले लिया है ना, उसमें सॉल्यूट का कितना अमाउंट मिलाया गया है वो उसकी क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। और वो अमाउंट कैसा होना चाहिए बच्चों, मैक्सिमम अमाउंट होना चाहिए। इसके आगे लिख देता हूँ, और जब मैक्सिमम अमाउंट मिला दिया जाता है सॉल्यूट का सॉल्वेंट गए, तो पीछे मैंने अभी आपको बताया किस टाइप का सोल्यूशन बन जाता है, सैचुरेटेड के अनसैचुरेटेड बनता है। जब मैक्सिमम पहुंचा दो तो कौन सा बन जाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। तो जब हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिला देंगे सॉल्वेंट में तो हमारा सोल्यूशन कैसा बन जाएगा, टू फॉर्म सैचुरेटेड सोल्यूशन, टू फॉर्म सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या कहना चाह रहा है, सॉल्वेंट लो, सॉल्वेंट का अमाउंट क्या कर दो, फिक्स कर दो, फिर उसमें सॉल्यूट मिलाना शुरू करो और मैक्सिमम अमाउंट तक पहुंचा दो जहां तक उसकी कैपेसिटी है। जब वो पहुंच जाए उसका कॉन्सेंट्रेशन निकालो, उसी को क्या बोलेंगे, और जब सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन निकालो, उसी कॉन्सेंट्रेशन को क्या कहा जाएगा बच्चों, सॉल्युबिलिटी कहा जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है अमाउंट, सॉल्यूट का भी अमाउंट यूज हुआ है और सॉल्वेंट का भी अमाउंट यूज हुआ है। कोई चीज़ स्पेसिफिक क्लियर नहीं की गई है। अमाउंट मास को भी कहते हैं, अमाउंट मोल्स को भी कहते हैं, अमाउंट वॉल्यूम को भी कहते हैं। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी की जो यूनिट है वो फिक्स नहीं है। अगर आपने यहाँ पर अमाउंट ग्राम में ले लिया तो यूनिट कुछ और आ जाएगी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने मोल में ले लिया तो यूनिट कुछ और आ जाएगी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने वॉल्यूम में ले लिया तो यूनिट कुछ और आ जाएगी। इसी तरीके से सॉल्वेंट आप ग्राम में ले लें तो यूनिट कुछ और बन जाएगी, सॉल्वेंट मोल में ले लो, सॉल्वेंट वॉल्यूम में ले लो। अमाउंट वर्ड तो बहुत कुछ अपने अंदर समाये हुए है ना, तो अमाउंट वर्ड की वजह से इसकी यूनिट फिक्स नहीं हो पाई है। लेकिन मैं क्या बोलूँगा, जनरली solubility is expressed in ग्राम पर लीटर। जनरली सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या होती है बच्चों, ग्राम पर लीटर, यानी सॉल्वेंट को लीटर में लिया जाता है और सॉल्यूट को ग्राम में। बट it can also be expressed in terms of molarity। मोलैरिटी भी हमारी सॉल्युबिलिटी कहला सकती है। मोल फ्रैक्शन सबसे फेमस, आगे हेनरी लॉ पढ़ने वाले हैं ना बच्चों, हेनरी लॉ में जो सॉल्युबिलिटी ली गई है वो मोल फ्रैक्शन को ही माना गया है। मोलैलिटी भी ले सकते हैं आप, एटसेट्रा, मोलैलिटी एटसेट्रा। समझ में आ गई बात, यूनिट क्यों डिफरेंट है, क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कहा गया और सॉल्वेंट का भी अमाउंट किया गया। कुछ बुक्स में स्पेसिफिकली अमाउंट की जगह पर ग्राम ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट भी ले लिया गया है, वो डेफिनेशन भी सही है, लेकिन जनरल डेफिनेशन यही है। तो जनरली सॉल्युबिलिटी की यूनिट बच्चों क्या होती हैं, ग्राम पर लीटर होती हैं। सॉल्युबिलिटी की यूनिट जो होती है बच्चों, सॉल्युबिलिटी की यूनिट जनरली बच्चों क्या होती हैं, ग्राम पर लीटर। लेकिन ये मोल फ्रैक्शन भी बन सकता है, ये मोलैरिटी भी बन सकती है, और ये मोलैलिटी भी बन सकती है, और सिंपली मास भी बन सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस। तो ये होती है हमारी सॉल्युबिलिटी। या साधारण शब्दों में अगर मैं कह सकूं, अगर साधारण शब्दों में हम कह सकें, अगर ये आपने ऊपर वाला लिख लिया हो तो मैं साधारण शब्दों में इसमें क्या कहूँ, साधारण शब्दों में कहूँ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड
solution. Concentration of saturated solution is called its solubility. अगर आपका सोल्यूशन बच्चों कैसा है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है, यानी उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिला दिया गया है, तब उसके कॉन्सेंट्रेशन को आप सॉल्युबिलिटी कह सकते हैं. आपने मोल फ्रैक्शन उसका निकाल दिया, वो उसकी सॉल्युबिलिटी हो गई, ग्राम पर लीटर में निकाल दिया, सॉल्युबिलिटी हो गई. अगर आपका सोल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है, सैचुरेटेड फॉर्म में नहीं है, तो सॉल्युबिलिटी भी नहीं निकलेगी. कैसे नहीं निकलेगी मैं बता देता हूँ. जैसे मान लो एक ग्लास लिया मैंने, 1 ग्लास ऑफ वाटर, है ना, 2 बार ले लिया, बहुत चौड़ा ग्लास बन गया. 1 ग्लास ऑफ वाटर. बेटा सॉल्युबिलिटी ना इमेजिन करनी है, रटना नहीं है. मेरी क्लास में कोई भी कॉन्सेप्ट आपको थियोरेटिकली रटना नहीं है, हर चीज़ को इमेजिन करना है. और मैंने मान लिया कि लेट मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास वाटर, 1 ग्लास पानी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है बच्चों, 4 स्पून ऑफ शुगर. यानी 1 ग्लास पानी में मैक्सिमम कितने स्पून ऑफ शुगर आ सकता है बच्चों, 4 स्पून, है ना. तो मैंने क्या करा, इसमें ऐड कर दिए 4 स्पून ऑफ शुगर. सोल्यूशन बन गया बच्चों. 1 ग्लास वाटर लिया तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट फिक्स हो गया, शुगर लिया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी हो गया. अब यहाँ पर मैंने क्या मिलाया, सिर्फ 3 स्पून ऑफ शुगर. तो बताओ इसमें 4 स्पून मिला है, इसमें 3 स्पून मिला. दोनों में से सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन बना, जल्दी से बताओ. दोनों में से सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन बना, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट मिलाया गया. मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 1 ग्लास वाटर की बच्चों, 4 स्पून ही मैंने मान लिया अपनी तरफ से, है ना. तो ये कैसा बन गया, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया. और ये बच्चों कैसा बन गया, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया. एक सैचुरेटेड बन गया सोल्यूशन इसका. तो कॉन्सेंट्रेशन इसका जो होगा वही किसके बराबर आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी. आप सैचुरेटेड सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल दीजिए, आप मोलैरिटी के टर्म्स में निकालिए, मोलैलिटी के टर्म्स में निकालिए, ग्राम पर लीटर में निकालिए, वही कॉन्सेंट्रेशन इसके क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी कहलाएगा. लेकिन इस अनसैचुरेटेड का जब आप कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे वो इसकी सॉल्युबिलिटी के बराबर कभी भी नहीं हो सकता. इसकी मोलैरिटी इसकी सॉल्युबिलिटी भी कहला सकती है, लेकिन इसकी मोलैरिटी सिर्फ मोलैरिटी कहलाएगी, उसको इसकी सॉल्युबिलिटी नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते बच्चों, क्योंकि सोल्यूशन हमारा कैसा है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है. क्यों है बच्चों, क्योंकि 1 ग्लास पानी में मैक्सिमम हम कितना सॉल्यूट मिला सकते थे, 4 स्पून ऑफ शुगर मिला सकते थे, 4 स्पून ऑफ शुगर मिला सकते थे. लेकिन इसमें मिलाया कितना गया है, 3 स्पून ऑफ शुगर. मैक्सिमम कैपेसिटी तक नहीं पहुंचाया है, तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. इसमें मैक्सिमम पहुंचा दिया, 4 चम्मच मिलाना चाहिए था, 4 चम्मच मिला दिया, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया. अब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन निकल कर आएगा वही इसकी क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी कहलाएगी. इमेजिन कर पा रहे हो, थ्योरेटिकल मत रटना. आई होप आपके समझ में आ गया होगा. अब हम हेनरी लॉ की तरफ चलते हैं, नोट कर लेना. तो बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है. तो लिक्विड में 3 होते हैं, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड. लेकिन आज के टॉपिक में हम सिर्फ गैस इन लिक्विड की बात करेंगे. लिक्विड और सॉलिड लिक्विड हम राउल्ट्स लॉ में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना. तो आप हेडिंग लिखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और उसके अंदर सब हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. गैस को जब लिक्विड में मिलाते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. तो सबसे पहला जो फैक्टर है बच्चों हमारा, सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट यानी गैस, एंड सॉल्वेंट क्या है हमारा, लिक्विड है. नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है. गैसेस, सबसे पहला पॉइंट, गैसेस विच कैन बी इजीली लिक्विफाइड आर मोर सॉल्युबल इन लिक्विड सॉल्वेंट्स. जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं बच्चों गैसेस, वो लिक्विड सॉल्वेंट्स में जल्दी ही डिसॉल्व हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल CO2 इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस. CO2 का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, यानी वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विफाई होना शुरू होती हैं गैसेस, इसका CO2 का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कम होता है.
वो ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा होता है CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर, तो वो आसानी से लिक्विफाई हो जाती है। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ही आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी गैस, तो CO2 इसलिए पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होती है। दूसरा क्या है, गैसेस विच कैन फॉर्म आयंस इन एक्वस सोल्यूशन आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ऐसी गैसेस जो पानी में आयन बना सके वो पानी में बहुत अच्छे से डिजॉल्व हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया गैस है, HCl गैस है, एटसेट्रा। ये सारे अमोनिया को पानी में मिलाओगे, अमोनियम आयन बना लेगा NH4 पॉजिटिव, पानी का H+ लेकर NH4 पॉजिटिव। और HCl एक गैस होती है, H+ और Cl- में टूट जाएगा पानी में मिलाने पर, आपको पता है। तो ये गैसेस जो हैं, जो आयन बनाती हैं, वो वाटर में बहुत अच्छे से डिजॉल्व हो जाती हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉजिक है हमारा, वो है, आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, कहीं पर भी अगर आपको सॉल्युबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट समझना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। सबसे फेमस कॉन्सेप्ट, यानी पोलर सॉल्यूट्स, लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लाइक होना चाहिए। पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट बच्चों। और अगर नॉन पोलर सॉल्यूट है विल बी डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। सिंपल सा लॉजिक है, पोलर वाला पोलर में जाएगा और नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में जाएगा। लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट है ना। पोलर सॉल्यूट, पोलर, अभी हम गैसेस की बात कर रहे हैं, तो पोलर गैसेस में बच्चों कौन कौन सी आ गई, CO2, अमोनिया, NH3 और HCl, H2S एटसेट्रा। ये सारी की सारी गैसेस कैसी आ गई, पोलर आ गई। तो ये पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर से अच्छा पोलर सॉल्वेंट कौन होगा, इसमें ये क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट की, सॉल्यूट की अगर बात करूँ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, ये सारी बच्चों जो सेम एटम से मिलकर बनी हुई है। देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन 2 H एटम से मिलकर बना है, दोनों हाइड्रोजन एटम सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये नॉन पोलर एटम हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गए। यहाँ एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तो इलेक्ट्रॉन किसी एक की साइड ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे तो पोलैरिटी आ जाएगी ना, प्लस माइनस। तो ये पोलर गैसेज हो गई, CO2, अमोनिया, HCl, H2। ये सारी जो सेम एटम से मिलकर बनी है, ये दोनों हाइड्रोजन से मिलकर बनी है, ये दोनों ऑक्सीजन से मिलकर बनी है, ये दोनों नाइट्रोजन से मिलकर बनी है। या नोबल गैसेस की बात करें, हीलियम गैस, ये सब नॉन पोलर गैसेस के अंदर आ गई, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही जाएंगी। नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गए हमारे बेंजीन, CCl4, ईथर एटसेट्रा, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा। तो ये सबसे बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है। गैसेस की बात कर रहे थे, तो गैसेस में जो आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी, जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी। और जो पोलर है गैस, पोलर गैस कौन सी होती हैं, जो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बनी होती हैं, वो पोलर सॉल्वेंट यानी वाटर में जाएंगी। जो नॉन पोलर गैसेस हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी बेंजीन, CCl4, ईथर में जाएंगी। ये हमारा पहला फैक्टर था, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बच्चों नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारा, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को अफेक्ट करता है, वो है टेम्परेचर। तो सीधा सा एक फॉर्मूला है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, या फिर टेम्परेचर अगर आप घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बच्चों क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको ऐसे समझो, गैस के पार्टिकल जो है ना, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जो एनर्जी आप टेम्परेचर के फॉर्म में दे रहे हैं वो गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगी। तो गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो भागेंगे इधर उधर, तो लिक्विड छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ी कि घटी, सॉल्युबिलिटी घट गई, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल लो, कोल्ड ड्रिंक आप लोग पीते हो, ठंडी पीते हो कि गर्म पीते हो? जितनी ज़्यादा चिल्ड कोल्ड ड्रिंक हो उतना ही ज़्यादा टेस्ट आता है, क्योंकि उसमें CO2 उतनी ही ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगी। वो हमारी जीभ पर जो लगता है ना अजीब सा टेस्ट आता है, वो CO2 की वजह से होता है। अगर आप गर्म कोल्ड ड्रिंक पियोगे बिना ठंडी की हुई तो मीठी तो लगेगी, लेकिन वो CO2 वाला जो टेस्ट है जो जीभ पे लगता है आकर, वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि गर्म कोल्ड ड्रिंक में CO2 बहुत कम अमाउंट में पाई जाती है, क्योंकि CO2 गर्म होने पर बाहर निकलना शुरू हो जाती है ना। इस वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है। लास्ट जो हमारा फैक्टर है वो है प्रेशर, और प्रेशर का जो इफेक्ट है वो हेनरी लॉ से गवर्न होता है। यानी प्रेशर किस तरीके से अफेक्ट करेगा सॉल्युबिलिटी को, वो किस लॉ
लॉ से दिया जाता है? हेनरी लॉ से दिया जाता है। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो हम इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड, और उस फैक्टर में प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा किस पर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड पर, वो हम हेनरी लॉ से पढ़ेंगे। ये हमें हेनरी लॉ ही बता पाएगा, है ना। तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है हेनरी लॉ।